हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं ज्ञानेंद्र मलिक। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ मैथमेटिक्स एक्स ग्रुप की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछली वीडियो भी जरूर देखें अगर आप सीरियसली एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। ये जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं आपके, चाहे वो नेवी में है, आर्मी में है या एयरफोर्स में, हर जगह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ मैथमेटिक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं, ये सारे क्वेश्चनों के जवाब मिलने वाले हैं आपको अगले 30 से 40 मिनट के अंदर। देखिए भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ी सर, क्यों हम इसको लेकर आए हैं। अगर हमारे सामने कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती थी भाई, कैसी इक्वेशन आ जाती थी सर, अगर हम लिखते थे कि एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो हम लिखते थे एक्स स्क्र इज इक्वल टू वन और एक्स की वैल्यू आ जाएंगी सर प्लस माइनस वन। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक दिन हम लिखते लिखते यहां तक पहुंच गए कि एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और इससे एक्स को सोल्व करना चाहा हमने, तो क्या मिला, एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस वन। और 10th क्लास से पहले ये मना कर दिया जाता है कि किसी नंबर की पावर इवन नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि रियल नंबर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता। तो क्या करें सर, कुछ इमेजिनेशन की गई, एक इमेजिनरी नंबर लेकर आया गया और उसको क्या बोला गया, उसको कहा गया कि अगर एक्स के अगर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। और वो कितनी होगी, वो होगी आयोटा। आयोटा बोले तो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर भाई, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना था, इसलिए एक नया नंबर लेके आए जिसको बोला गया इमेजिनरी नंबर। आज से पहले हम क्या जानते थे, रियल नंबर, जिसको हम नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं, वो रियल नंबर। अब हम क्या जान गए कि सर एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एक नया नंबर आ जाता है, और उस नए नंबर को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जैसे आज तक हमारे लिए सबसे ऊपर रियल नंबर था, अब उससे भी ऊपर वाले स्टेप पर चले गए हम। जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी और रियल दोनों को ऐड करके। ओके। ओके, तो हमने यहां से क्या देखा, हमने देखा कि अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो क्या बन जाता है भाई, वो बन जाता है आयोटा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा, माइनस वन इधर रह जाएगा और इधर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सर, माइनस वन लिख सकते हैं। ओके, फिर आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, और इधर आ जाएगा आयोटा क्यूब। ये वैल्यू भी आपको याद रहे कि आयोटा क्यूब अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाता है तो हम उसको क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा लिख देंगे। ओके, तो फिर एक बार लास्ट टाइम दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा आयोटा फोर। और आयोटा स्क्वायर तो पहले ही माइनस वन के इक्वल है, तो इसका मतलब यहां पर माइनस ऑफ माइनस वन लिखेंगे इज इक्वल टू आयोटा फोर, एंड आयोटा फोर विल बी वन। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा थ्री इज इक्वल टू वन निकाला, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा फोर इज इक्वल टू वन होता है। जितनी भी आयोटा की बड़ी बड़ी पावर आएंगी उनको हम आयोटा फोर से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आयोटा फोर वन है तो जितनी भी पावर फोर के मल्टीपल में है वो सभी वन होंगी। सर अगर मान लिया ये लिखा है आयोटा पावर 12, क्या 12 फोर से डिवाइड होता है, होता है, तो इसका आंसर भी कितना, वन। ओके, आयोटा पावर 492, क्या ये फोर से डिवाइड होता है, कैसे पता चलेगा फोर से डिवाइड होता है, आप लास्ट के टू डिजिट को डिवाइड करके देख लो फोर से। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इसका मतलब पूरा नंबर फोर से डिवाइड होगा। फोर से डिवाइड करो, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12, कंप्लीट डिवाइड, इसका मतलब आंसर कितना आ गया। ओके, अगर सर ऐसे लिखा है आयोटा पावर 5 0 1 2 3 4 1 3 4 ऐसे लिखा है,
तो क्या ये 4 से डिवाइड होता है? पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है, ओनली लास्ट 2 डिजिट 3 4, 34 टू 4 से डिवाइड नहीं होता, 32 होता है। तो इसका मतलब सर रिमाइंडर 2 बचा, 2 बचने का मतलब है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना? आयोटा स्क्वायर -1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना अपना वो कितना बन गया? -1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर आ जाए उस पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं आयोटा की सिंगल पावर में। या तो आयोटा 1 आएगा या -1 या +1 आ जाएगा। सारा क्वेश्चन हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए और कुछ रिजल्ट देखते हैं इसमें। जैसा लास्ट वीडियो जरूर देखनी है आपने, सीक्वेंस में सारी वीडियो देखनी है अगर अब तक नहीं देखी है तो। उसमें हमने कहा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा की पावर 3 1 है, और अगर 3 कॉन्जुकेटिव पावर ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाता है। ऐसा ही यहां पर भी है भाई, आयोटा की अगर आप 4 कॉन्जुकेटिव पावर ऐड कर दें, 4 कॉन्जुकेटिव पावर ऐड कर दें तो आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा सर? शुरू कर लेते हैं। आयोटा की पावर 1 तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 +1। देखो इससे ये उड़ा, इससे ये उड़ा, आंसर क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0। यानी ये प्रॉपर्टी बना ली हमने, 4 कॉन्जुकेटिव पावर ऑफ आयोटा का सम कितना बनेगा? हमेशा 0 बनेगा। कितना बनेगा? 0 बनेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आई कि सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखते कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं भाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें जैसे मैंने पहले ही बताया एक तो रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। जो रियल होता है उसमें आयोटा नहीं आता, जो आयोटा के साथ आता है वो इमेजिनरी होता है। जैसे इसी में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ इस जेड का रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो ए है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है? बी। आयोटा बी नहीं, आयोटा ये बताता है कि ये इमेजिनरी नंबर है। आयोटा बी इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर तो बी है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है। इसको आप a इंटू बी लिख सकते हैं, और जो a जो x एक्सिस होता है उसको रियल एक्सिस बोलते हैं। यानी इस बार जो एक रियल नंबर है हमारे वो किस पे आएंगे? x एक्सिस पर, और जो y एक्सिस होता है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और वो किस पे आएगा भाई? y एक्सिस पर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है सर कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? 3 बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज, जैसे मैं ये रहा, देखिए 3 चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट, कॉन्जुगेट क्या होता है, सेकंड मॉडुलस क्या होता है, और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। इन तीनों से एक्स ग्रुप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे निकल जाएंगे आपके। कौन कौन सी चीज? कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ये 3 चीजें अगर आपने कॉम्प्लेक्स में सीख ली तो सारे क्वेश्चन आपके आपके साथ साथ चलेंगे, बल्कि आपसे आगे निकल जाएंगे। आपको हो गया आंसर नहीं आना है, क्वेश्चन वाला कहेगा नहीं मैं तो आ गया, ऐसे जल्दी जल्दी आप टिक कर पाएंगे आंसर को। देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, जैसे z इज इक्वल टू दे रखा है a प्लस आयोटा b, और कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसके ऊपर बार लगा दो, ये उसका कॉन्जुगेट बन गया। ये टर्म मैंने क्वाड्रेटिक में भी यूज की थी, कॉन्जुगेट। यहां ध्यान से समझें इसको। अब होगा क्या, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है कॉन्जुगेट उसका साइन चेंज कर देता है, और क्या बन जाएगा? a माइनस आयोटा b। सर ये चलो हमने ऐसे तो याद कर लिया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, ग्राफिकली इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस पे आते हैं। देखिए जैसे ग्राफ में आए हम, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर ए बी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर a माइनस बी। अब फर्स्ट में ए बी यानी दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लेते हैं सर यहां पर हैं हम, और ये अपना पॉइंट आ गया a कोमा बी, ठीक है, ओके। फिर z कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ सर
वाई एक्सिस वाला पार्ट नेगेटिव है, एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव है, और वाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कितनी हाइट पे, जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट से हम कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और ये जो अपना पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा a माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ भाई, ये जो z, ये तो हमारा z है और ये z कॉन्जुगेट है। तो जो z और z कॉन्जुगेट हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज इन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस अगर आप मिरर लगा दें यहां तो इतनी ही डिस्टेंस पे ये है जितनी डिस्टेंस पे उसका कॉन्जुगेट है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो कॉन्जुगेट मिरर इमेज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और मिरर का काम कौन करता है, मिरर का काम करता है सर रियल एक्सिस। ओके, तो ऐसे आप अपने कॉन्जुगेट को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकंड वन इज मॉडुलस। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉन्जुगेट समझ में आ गया ना, क्या करना है, साइन चेंज करना है अगर क्वेश्चन निकालने के लिए, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए मिरर इमेज रहेगा। ओके, मॉडुलस, मॉडुलस पे आते हैं भाई। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर दे रखा है तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें तो एक लाइन ऊपर लगाई जाती थी, यहां पर दो लाइन लगाई जाएंगी वर्टिकली। और मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, लो सर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, लो सर। आयोटा नहीं लेना है, आयोटा नहीं लेना है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट लेना है और इमेजिनरी पार्ट है y। ठीक है, तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इतना सा काम करना है, आंसर आ जाता है। अब सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो इसका भी ढूंढेंगे हम, बिल्कुल ढूंढेंगे। आते हैं अपने नंबर, अपने प्लेन में एक्स वाई मान लेते हैं सर, यहाँ पे रहे। अब आप कहेंगे सर अगर इसको देखें तो ये डिस्टेंस आती है हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला में, याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं। इसका मतलब क्या यही मॉडुलस है, हाँ यही मॉडुलस है। इसका मतलब तो मॉडुलस तो क्या है भाई, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। बिल्कुल, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है वो होता है उसका मॉडुलस। समझ रहे हैं, ओरिजिन से कितनी दूरी पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितनी वो डिस्टेंस आएगी वही क्या बनता है, मॉडुलस बनता है। ओके ओके ओके। अगर सर फिर ऐसा लिख दिया जाए, मान लेते हैं, एक बार फिर से आते हैं कि भाई ऐसा अगर दे दिया जाए कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब तो ये होगा कि ओरिजिन से, ध्यान से देखना इसको, ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे, ये भी 3 होगा, ये 3 3 3 वाले चल रहे हैं, जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, z को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि मॉडुलस ऑफ का मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और 3 यूनिट की डिस्टेंस पे हमने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट लगा दिए सर, यहाँ से ये भी 3 यूनिट, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3 3 3, सारे ही 3 यूनिट डिस्टेंस पे। तो अगर इस लोकस को आप ध्यान से देखें, इन पॉइंट को अगर आप मिला दें आपस में, तो आपको लगेगा कि ये तो एक सर्कल बन गया। और जो मॉडुलस है वो एक्चुअली में एक सर्कल को शो करता है, जिसकी रेडियस क्या, जो भी मॉडुलस के इक्वल टू में दे रखी है। ओके, अगर सर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसकी रेडियस कितनी, 3, और ओरिजिन इसका सेंटर बन जाएगा। क्या हर बार ओरिजिन सेंटर बनेगा, नहीं। मान लिया ऐसा दे दिया, z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। और इस बार जो अपना सेंटर बनेगा वो बनेगा 0.2, 3। तो सर फिर यहां पर ओरिजिन क्यों लिया, क्योंकि यहां z माइनस 0 है, और 0 0 को कौन रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो भी z माइनस कर रखा है वो उसका सेंटर होगा सर्कल का, और जो इक्वल टू में लिख रखा है वो उस सर्कल की रेडियस आएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करता हूं आप जरूर समझ पा रहे होंगे इन बातों को।
फिर भी आपको लगे कि नहीं सर यहाँ वीकनेस रह गई, यहाँ थोड़ी सी कमजोरी है जो मैं नहीं पकड़ पाया, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपका जरूर सॉल्यूशन दूंगा जो भी आपकी कमी रही होगी कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, ओके आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। और हमारा इसमें आता है लास्ट, लास्ट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। ओके इसको हटा ही देते हैं अब तो, आर्ग्यूमेंट लिख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। फिर से सर एक z को लेते हैं और z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b ले लेते हैं। अब अगर हम किसी प्लेन में जाएं सर, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर वो z है, z इज a एंड b। अभी हमने ये देखा कि अगर उसको सेंटर से मिला देंगे तो ये मॉडुलस z आ जाएगा। अब इस z ने, ध्यान से देखें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर ने x एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया है, और ये जो एंगल बनाया है इसी को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं? जो कॉम्प्लेक्स नंबर ने x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है वो क्या होता है? अपना आर्ग्यूमेंट होता है। तो आर्ग्यूमेंट को लिखने का तरीका क्या? ऐसे ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब निकाले कैसे सर? देखो देखो समझा देते हैं आपको। ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है सर? जो x एक्सिस पे पार्ट है a। ये वाली कितनी है? ये b है। अगर इस ट्रेंगल को देखें तो ये तो सर राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल में टेन थीटा कैसे निकलता है? टेन थीटा निकलता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके तो टेन थीटा आ जाएगा अपना, टेन थीटा इज b बाय a, और यहां से थीटा कितना आ जाएगा? थीटा या आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स b बाय a। b बाय a, या इसको अच्छे बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड में रियल पार्ट ऑफ z। ये होता है भाई आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला। या आप ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर ने एंगल बनाया है वो क्या होता है? वो होता है आर्ग्यूमेंट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो जरूरी नहीं है कि सर एक ही क्वाड्रेंट में रहे, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सभी में आ सकता है। तो सभी के लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा? नहीं, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला। अगर अलग फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं माइनस आपको फंसा देगी क्वेश्चन में। और अगर अलग फॉर्मूला याद कर लिया तो माइनस के चक्कर से बाहर आ जाएंगे। माइनस पर हमें ध्यान देना ही नहीं, बस ये पता चल जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे लिखते हैं इस चीज को, ये आपने जरूर लिख लिया होगा। अब मैं इसको दोबारा से लिखता हूं आपके सामने, देखिएगा। अगर हमें चारों क्वाड्रेंट में अपना थीटा निकालना है, मान लिया जेड यहां पर है, तो यहां पर जो थीटा आएगा भाई वो आएगा टेन इनवर्स b बाय a। ओके सर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपने थीटा निकालना है तो वो आएगा, आप पाई में से टेन इनवर्स b बाय a सब्ट्रैक्ट कर दें। b और a का साइन नहीं लेना है, b और a हमेशा पॉजिटिव लेने हैं। अगर इनके साथ नेगेटिव साइन है तो वो हमें बस इतना बताएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, साइन उसका पॉजिटिव ही लेना है हमेशा। ओके ओके। अब देखो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आया प्लस थीटा, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो आएगा माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब है माइनस ऑफ टेन इनवर्स b बाय a। और बचा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस बार तो हमने पाई में से सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार इसको माइनस पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस ऑफ टेन इनवर्स b बाय a। ये है चारों क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकालने के फॉर्मूले। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे होगा क्या सर? कुछ तो बताओ। देखो ऐसा मान लेते हैं z आ गया हमारा 1 1, और एक बार मान लेते हैं z आ गया हमारा -1 1। अब अगर आपने -1 और 1, -1
अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करोगे, 1/1 पाई/4, -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर से पाई/4। और क्या पॉसिबल है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पाई/4, थर्ड क्वाड्रेंट में भी पाई/4? नहीं। इसलिए इसलिए आपको क्या रखना है, क्वाड्रेंट वाइज अपना फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा सर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट क्या लिखो, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन रियल पार्ट 1, तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1, और 1 को लिखते हैं हम tan पाई/4। आप जानते हैं, ट्रिगो में मैं करा चुका हूं आपको ITF में, तो आंसर कितना आया, पाई/4। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कैसे लिखेंगे सर, -पाई प्लस tan इनवर्स 1/1। सर -1/-1 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये हमें क्वाड्रेंट बताते हैं। इनका काम बस इतना है कि क्वाड्रेंट बता देंगे ये आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। उसके बाद माइनस से कुछ भी मतलब नहीं है, हमें कहीं भी उसका यूज नहीं करेंगे, चाहे हम किसी भी क्वाड्रेंट में। ठीक है, ओके। तो फिर से ये कितना, सर ये तो हम पहले सोल्व कर ही चुके हैं, ये तो पाई/4 ही आया था। और अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया भाई, -3 पाई/4। तो ये अपना आंसर आ गया। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में तो आंसर बनेगा -3 पाई/4, और अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आंसर बनेगा पाई/4। ये फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, ये चारों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए इनको प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। ये लीजिए एक और नया कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में ही समझेंगे भाई ध्यान से। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ का मतलब है, मैं लिख देता हूं, जेड अंडर रूट अगर आपने निकालना है तो उसका आंसर होता है, क्या करो, अंडर रूट में जाओ, सर अंडर रूट तो निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर चेक करो, बीच में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो आप भी प्लस लिख दो, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, बस इतना सा काम कर दो, आपका क्या आ जाएगा, के रूट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। सर 5 + 12 आयोटा के लिए अगर मॉडुलस निकालेंगे तो वो तो बनेगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अच्छे बच्चे इसको लिखेंगे 13। आम आदमी क्या करेगा, 25 + 144 169, और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। अच्छे बच्चे डायरेक्ट सोच लेते हैं, और आप अच्छे हैं, आपने डायरेक्ट सोच लिया होगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, बस क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड यानी 13 प्लस रियल पार्ट कितना बच्चे, 5 डिवाइड बाय 2। एक तो ये आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर अंडर रूट ऑफ 13, इस बार क्या, माइनस रियल पार्ट 5 डिवाइड बाय 2। और यहाँ आयोटा आता है भैया ना, यहाँ आयोटा, तो ये कितना 18/2 9, और 9 अंडर रूट है 3 का, तो ये तो मिल गया 3 प्लस आयोटा, यहाँ गई 13 - 5 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, और 4 अंडर रूट क्या बन जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लीजिए एक और क्वेश्चन, वैल्यू निकालनी है आपको, आयोटा पावर 4n + 1 माइनस आयोटा पावर 4n - 1 डिवाइड बाई 2 की। और जहाँ आयोटा, ये बताने की जरूरत नहीं है, बोला करो क्वेश्चन वाले से, ये आपने गलती की है, हमें पता था क्या होता है आयोटा, मत बताओ हमें। फिर कैसे करें, कैसे करें, देखो 4n तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड होगा ही, और आयोटा की पावर जब 4 से डिवाइड होती है वो तो हमें 1 देकर चली जाती है, बच्चा हो क्या, रिमाइंडर हम वही तो लिखते हैं। ओके, इसका मतलब सर यहाँ से 1 बचा है तो आयोटा मिलेगा हमें, बस बिल्कुल, माइनस यहाँ से -1 बचा है तो आयोटा की पावर -1 मिलेगा, हाँ आयोटा की पावर -1 मिलेगा। ओके, डिवाइड में 2, हाँ सर। अब एक रिजल्ट और लिखते हैं यहाँ से,
बार बार सोल्व ना करें भाई, अगर आपको ये याद ही रह जाए तो अच्छा है। 1/आयोटा को कैसे सोल्व करते हैं सर? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। ऊपर क्या बन जाएगा? आयोटा, नीचे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, यानी कितना आता है? माइनस आयोटा। तो ये आयोटा की पावर -1 भी क्या है? 1/आयोटा। और 1/आयोटा तो कितना? माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा सर माइनस आयोटा, और आयोटा ये माइनस माइनस प्लस 2/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? आयोटा। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। कितना लड्डू क्वेश्चन है, ऐसे ही उड़ा सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चनों को। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें एक बार स्टेटमेंट को, कितना भारी क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पूछते रह जाते हैं कि सर एन बताओ, एन क्या होगा, और एन एन के बारे में उसने कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है। क्या दे रखा है? आयोटा पावर एन प्लस आयोटा पावर n+1। मुझे पता है आप आंसर दे चुके हैं, आपका आंसर आ गया है। आयोटा पावर n+2, आयोटा पावर n+3। सर ये तो आयोटा की 4 कॉन्जुकेटिव पावर ऐड की गई है, और जब आयोटा में 4 कॉन्जुकेटिव पावर ऐड की जाती हैं तो आंसर बन जाता है कितना? आंसर बन जाता है 0, ZERO। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 0। ओके, डायरेक्ट रिजल्ट हम पहले ही बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। फाइंड मॉडुलस, मॉडुलस निकालना है सर। मॉडुलस तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट होता है। फिर एक बच्चा और बोलेगा नहीं सर, मॉडुलस तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है। बिल्कुल। और क्या होता है मॉडुलस? इस पूरे का मॉडुलस निकालने का मतलब ये है, आप इसको सोल्व ना करें कि सर पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं फिर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, ना ना, रोको रोको। क्या करना है? डायरेक्ट मॉडुलस को अलग अलग अप्लाई कर दो। अच्छा, 1+2 आयोटा पे मॉडुलस लगा दो, और 2 - आयोटा पे मॉडुलस लगा दो, डिवाइड में 3 - 4 आयोटा पे मॉडुलस लगा दो। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं, सरकार ने खुली छूट दी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसका मॉडुलस क्या? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर +4, 1+4 √5 लिखो सर, लीजिए। अगला 4+1 फिर से √5 लिखो, ये लीजिए। नीचे 3 स्क्वायर 9 +4 स्क्वायर 16, 9 + 16 √25 लिखो सर। लो, √25 लिख देते हैं। 25 लिखना था ना, 25। ऊपर क्या बना? √5 5। नीचे क्या बना? √25 5। दोनों कैंसिल, कितना आया? 1। ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। कभी भी इसको अलग अलग सोल्व करके फिर मॉडुलस नहीं निकालना है, चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं, मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवाइडेशन में, हर अलग अलग पर हम क्या करेंगे? मॉडुलस लगाएंगे, वैल्यू निकालेंगे और सोल्व कर देंगे। कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, नंबर की नंबर से मुश्किल नहीं है। 2 × 3 बचपन से करते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन और। अरे सर ये तो आपने करवाया ही था, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 - आयोटा। -1 - आयोटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा होता है -पाई प्लस tan इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट कितना? 1। रियल पार्ट कितना? 1। ये आ गया सर -पाई प्लस π/4 -3π/4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखो कैसे उड़ा रहे हैं आप कितने भारी भारी क्वेश्चनों को। और लास्ट क्वेश्चन आज का अपना ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से देखिए। इसने कहा है कि मॉडुलस ऑफ z -2 आयोटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस z। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। अगर आप बेसिक से करने गए, नहीं, होली से दिवाली हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। डायरेक्ट सोचो, कैसे सोचें सर? डायरेक्ट हमें मॉडुलस का ये पता है कि सर अगर मॉडुलस में हम
इसको ऐसा लिख दें 2 + 2 आयोटा और इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 और 2 है ये तो हमारे सर्कल के सेंटर है, और जो इज इक्वल टू 1 लिख रखा है ये हमारी रेडियस है। अब 2 और 2 कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। यहाँ से अगर आप रेडियस 1 लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा सर्कल आएगा, टच नहीं करेगा, बिल्कुल सही है सर। अब जेड कहाँ है, जेड तो सर हर जगह है, हर जगह जेड तो है, जेड तो सर शक्तिमान है, हर जगह है जेड। अब इस जेड का मॉडुलस पूछा है, यानी इस जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी है, और वो भी मिनिमम वाली। सर अगर ओरिजिन से मिनिमम वाली डिस्टेंस निकालनी है तो मिनिमम डिस्टेंस तो यही तो होगी इतनी। और सर अगर मैक्सिमम निकालनी होती, एक कलर और आपके लिए, एक कलर का यूज और कर लेते हैं आपके लिए, तो मैक्सिमम कौन सी हो जाती, मैक्सिमम ये हो जाती। मिनिमम निकालनी है, अपने मिनिमम वाले कलर पे आते हैं, ये मिनिमम। तो ये कैसे निकलेगी सर, ये कैसे निकलेगी, ये पॉइंट है 2 2। अगर ये डिस्टेंस आपको पता लग जाए, ये वाली, इसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो इस सर्कल की, यही तो बच गई, और वही हमारी क्या, मिनिमम डिस्टेंस। ये कौन सा भारी काम है सर, लो। अब ये 2 है, ये 2 है, तो ये तो पाइथागोरस जी हेल्प करेंगे ही। 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, और इसको तो हम 2√2 लिखते आए हैं बचपन से। अब ये वाली जो डिस्टेंस आई आपकी इतनी, ये 2√2 आ गई, ध्यान से देखते रहिए। इसमें से ये वाली डिस्टेंस फिर से सर चेंज करना पड़ेगा, लो, ये वाली डिस्टेंस 1 है, 2√2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। 2√2 में 1 ऐड कर देंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी। तो आंसर क्या आया अपना, 2√2 - 1 है कहीं, है सर, है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को हिलाएगा अगर आपने मॉडुलस को ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझ लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ आया होगा। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, जरूर विजिट करें, वहाँ पे ज्वाइन करें उसको, पीडीएफ डाउनलोड करें वहाँ से, और प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। क्वेश्चनों में डाउट आए तो वहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कल एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।